हेलो दोस्तों। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यानी जो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स जिनके पास है यानी समष्टि अर्थशास्त्र जिनके पास है उनके लिए एक नया वीडियोस जो है मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, नई वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि बिल्कुल न्यू होगी 2021 के लिए यानी 2021 के लिए ये वीडियोस है। ठीक है, इसके बाद भी ये मुझे पता है सारी एक इकोनॉमिक्स तो वही रहती है तो सेम वही एप्लीकेबल होगा, तो बिल्कुल नई वीडियोस मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये वीडियोस आपको यानी एक वीक के अंदर आपको 4 से 5 वीडियोस मिलेगी। इसका मतलब हर हफ्ते 4 से 5 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। हो सकता है इससे ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखो अगर आप ट्यूशन क्लासेस लेते हो तो वहाँ पे भी आप अल्टरनेटिव डेज यानी जैसे हम कहते हैं कि आप या तो एमडोलफ में ज्वाइन करते हो या टीटीएस में ज्वाइन करते हो या कुछ भी आप डेज, ठीक है, वहाँ पे जो आपको मिलेंगे उसमें आप ज्वाइन करते हो। तो सेम वही है, 3 दिन की 1 घंटे की क्लास होती है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको 4 से लेकर 5 क्लासेस दूंगा, नहीं ज़्यादा ही क्लासेस दूंगा, जिससे हमारी समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो जल्दी से जल्दी हमारी खत्म हो जाएगी। देखो इसमें हम करेंगे किस तरह से, देखो स्टार्टिंग जो है हमारा वो 1 से लेके जो 4 चैप्टर होंगे यानी जो नेशनल इनकम तक के चैप्टर है ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस यानी राष्ट्रीय आय से जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं इन सबको एक साथ कराऊंगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बड़ा कुछ नहीं है, काफी वो 4 चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बुक किसी के पास संदीप गर्ग जो बुक है वो हो किसी के पास, हो सकता है किसी के पास टी अर्जुन हो। ठीक है, हो सकता है कोई एनसीईआरटी शायद कोई यूज करता हो तो वो भी हो सकता है, या अदर जो ऑथर्स हैं उनकी बुक भी यूज करते होंगे, तो उनके हिसाब से इंडेक्स अलग हो सकता है। बट मैं आपको जो बोल रहा हूँ तो मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, मैंने कहा फुल कोर्स कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको, तो इसलिए आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बाई चांस अगर कोई चीज रह जाए तो प्लीज मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना कि ये चीज छूट गई है, तो मैं उनको भी कवर करा दूंगा। तो हम देखो यहाँ पे सिर्फ थ्योरी करने नहीं आए, हम यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन यानी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो भी सारे खत्म करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन कर लिए बस, नहीं, पूरा क्वेश्चन करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि जब लेक्चर लेने तो अच्छे से लो कि यहीं पे आपको सारी इकोनॉमिक्स याद हो जाए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारी पहली यानी लेक्चर नंबर 1 होगा, यानी हमारे 1 से लेकर 4 चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 होगा वो ऑलरेडी मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी अपलोड किया था, तो सेम वो पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र होता क्या है, ये सब क्या होता है। तो मैं लेक्चर नंबर 1 चूंकि सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है तो पहले आप प्लीज इसको जरूर देखना। ये आपका बेस है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में। ठीक है, ये मैं अभी इसके साथ ही इसको ज्वाइन कर दूंगा आगे से, तो आप यहीं पे भी देख सकते हो, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर भी इस लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हो। जिसको आप कर लोगे तो मैं फिर सेकंड लेक्चर यानी राष्ट्रीय आय के अंदर सीधा एंट्री लूंगा और उसके बाद आपकी समष्टि जो अर्थशास्त्र है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम समष्टि अर्थशास्त्र जो है बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। तो सामने बोर्ड पे देखिए, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ नहीं, इसको पहले डेफिनेशन छोड़िए, यहाँ पे आइए सर है। देखो अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो उसकी 2 शाखाएं होती है। कितनी होती है? ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस होती है, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है ना, हम जो पढ़ेंगे व्यष्टि पढ़ेंगे, बट डेफिनेशन हम दोनों की कवर करेंगे पहली क्लास में। ठीक है ना, एक होता है अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। जब मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करता हूं तो वो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, ये अर्थशास्त्र की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, यानी ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें समस्त यानी पूरा, ठीक है, सभी का आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें व्यक्तिगत और इसमें समस्त, यानी इसमें छोटे लेवल पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा है, इसमें बड़े लेवल पर यानी बड़े पैमाने पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा है। देखो यहाँ पे इकाइयों की जगह आप चाहे तो क्या लिख सकते हो? चरों लिख सकते हो, आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है, या समाहारों ये लिख सकते हो। आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्या है? समाहारों का अध्ययन किया जाता है, ये लिख सकते हो। ठीक है ना, या आर्थिक इकाइयां हमने लिखा हुआ है तो आर्थिक इकाइयों का अध्ययन तो आप लिख ही सकते हो। डन। तो इसने क्या बोला, देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है। देखो इकोनॉमिक्स यही याद हो जाएगी, आपको घर पे रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ रिपीट करते रहो। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, चरों या समाहारों का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समस्त आर्थिक इकाइयों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो मांग, इसका उदाहरण हो जाएगा। पूर्ति बोलोगे तो इसका उदाहरण हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय बोलोगे तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
ठीक है, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, छोटे मोटी बात करूंगा तो सब यही आएंगे, मांग, पूर्ति, प्रति आए, किसके अंदर आएंगे, सब चीज ये इन्हीं में ही आएंगे सारे। बट अगर मैं समस्त पे जाता हूँ यानी पूरे बड़े लेवल पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, समग्र मांग। समग्र मांग, समग्र मतलब होता है टोटल, इसको हम कुल भी बोल सकते हैं, समस्त भी बोल सकते हैं। जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा समग्र को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मांग हो गया, यानी पूरे इंडिया को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो कुल मांग आ जाएगा, ठीक है। या कुल पूर्ति, जिसको हम समग्र पूर्ति बोल सकते हैं या समस्त पूर्ति बोल सकते हैं, कुल पूर्ति, ठीक है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की यहाँ पे मैं राष्ट्रीय आय बोल सकता हूँ या घरेलू आय बोल सकता हूँ बड़े लेवल पे, ठीक है। या बेरोजगारी के बारे में पढ़ना तो पूरे देश के बारे में पढ़ोगे ना। कभी आपने ये तो सुना नहीं है आदि, कभी आपने सुना है कि क्या नाम है, दिल्ली में एक लड़का रहता है, वो क्या नाम है, इस नंबर गली में रहता है, इस नंबर मकान में रहता है और वो बिंदा बेरोजगार है, कभी ऐसे नहीं सुनाया जाता, ठीक है। ये सुनाया जाता है कि हमारे इस स्टेट में बेरोजगारी इतनी, या फिर इस देश में बेरोजगारी का लेवल या परसेंटेज इतना है, ठीक। बड़े लेवल में बात करते हैं तो बेरोजगारी हमेशा इसके अंदर कवर की जाती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक आयु का अध्ययन किया जाता है, या चरों का या समारोह का अध्ययन किया जाता है, कठिनाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समस्त आर्थिक आयु का अध्ययन किया जाता है, उसके एग्जाम्पल है मांग पूर्ति, इसमें है समग्र मांग, समग्र पूर्ति, यानी कुल मांग, कुल पूर्ति, ठीक है। उसके अलावा उसमें प्रति व्यक्ति आय है तो उसमें राष्ट्रीय आय, घरेलू आय आ रहा है, बेरोजगारी इसके अंदर आ रही है, डन। तो हमने ये दोनों डेफिनेशन कवर कर ली। अब बात यहाँ पे आ रही थी आर्थिक इकाइयां या आर्थिक क्रियाएं होती क्या है, तो अभी पढ़ने वाले, बट उससे पहले एक बार अर्थशास्त्र की भी डेफिनेशन पढ़ ले। देखो अगर आपको याद हो तो आप ना जब एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे, एसएसटी, तो उसका ना एक चौथा पार्ट जो है ना, उसमें अर्थशास्त्र भी बुक मिलती है आपको, 9th-10th की बात होगी जहां तक है, ठीक है ना। तो आपको अर्थशास्त्र की बुक मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों शाखाएं हैं अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र शाखा है उसकी सोशल साइंस, क्लियर है ना। वो किसकी है, उसी वो जो एसएसटी थी ना उसकी शाखा है। तो उसने बोला अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ ऐसे संसाधन जो हमारे यहाँ कम है, जो आगे जाके खत्म भी होने वाले हैं या खत्म हो सकते हैं, तो उसने बोला जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब होता है अल्टरनेटिव उपयोगों में इस प्रकार बंटवारा करना है। यानी तुम्हारे पास क्या है, संसाधन सीमित है, आवश्यकता है असीमित है। तो उसने बोला अर्थशास्त्र एक ऐसा मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, मानवीय व्यवहार यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ये ब्रांच है किसकी, सोशल साइंस की है, जिसका संबंध क्या है कि दुर्लभ संसाधनों का आप वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव उपयोगों में इस प्रकार बंटवारा करोगे कि उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो अपनी संतुष्टि को क्या कर सके, अधिकतम कर सके, वो अपने संतुष्टि को यानी सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सके, और जो हमारे मैक्सिमम लेके जाए, और जो उत्पादक है, उत्पादक क्या करेगा, अपने लाभ को अधिकतम कर सके। बात को समझो, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके, और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। फंडा क्लियर, ठीक है। डेफिनेशन देखो तीन बहुत अच्छी डेफिनेशन है। नंबर 1 अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ये मानवीय व्यवहार का वो विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव उपयोगों में इस प्रकार बंटवारा करना है कि जो उपभोक्ता है वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने प्रॉफिट यानी लाभ को अधिकतम कर सके, और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। आज आपको अर्थशास्त्र की डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा अर्थशास्त्र में दो है, व्यष्टि और समष्टि, इसकी दो शाखाएं होती है। ये किसकी शाखा है, ये आपकी सोशल साइंस की शाखा है, ठीक है ना। इसके दो शाखाएं हो जाएगी, फिर फर्दर इसकी भी क्या है, दो, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक आयु का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा जिसमें समस्त आर्थिक आयु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें मांग पूर्ति प्रति व्यक्ति है, हमने कुछ एग्जांपल ले लिए, इसमें समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, इस टाइप के ले लिए, ठीक है ना। अब ये आर्थिक इकाइयां क्या होती हैं, जरा तो क्रियाओं की बात कर लेते हैं। मैंने कहा देखो दो तरह की क्रियाएं हो गई, एक तो आर्थिक क्रिया हो गई, दूसरी अनार्थिक क्रिया हो गई। अनार्थिक क्रियाओं को गैर आर्थिक क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैर आर्थिक, ये आर्थिक है वो गैर आर्थिक है, क्लियर हो गया। देखो अनार्थिक क्रिया क्या होती है, ये वो क्रियाएं होती है जो धन से संबंधित नहीं होती, यानी जिनका संबंध धन से नहीं होता है, यानी जो धन, सॉरी, आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिनका संबंध धन से होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोले, आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिनका संबंध क्या धन से होता है, क्लियर हो गया। जबकि अनार्थिक क्रिया कौन सी है, आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जो धन से संबंधित नहीं होती है, क्लियर हो गया। यानी कोई भी वो क्रिया जो इनकम यानी इनकम वेल्थ से रिलेटेड होगी वो कौन सी है, आर्थिक क्रियाएं। जो धन से संबंधित वो आर्थिक क्रियाएं, और जो धन से संबंधित नहीं है वो गैर आर्थिक क्रियाएं यानी अनार्थिक क्रियाएं, क्लियर हो गया, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि इसकी अगर आर्थिक क्रिया की थोड़ा और आगे बढ़े तो समझ लो कि ये दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग से संबंधित है, यानी जो तुम्हारे पास जो सीमित संसाधन है उनके प्रयोग से संबंधित है कि आप उनका प्रयोग करो, अधिकतम लाभ अर्जित कर सको, अधिकतम संतुष्टि अर्जित कर सको। इसमें एग्जाम्पल में जैसे उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, निवेश हो गया, विनिमय हो गया, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है।
बट अगर मैं इसके एग्जांपल बोलता हूँ तो सर्विस मोटिव है। अगर मान लो किसी ने कहा कि तुम क्या नाम है, किसी कोई माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है, समथिंग कुछ भी, अगर हम कोई एग्जांपल देते हैं वो अनार्थिक क्रिया का होता है कि वो सर्विस मोटिव है। या फिर हम कोई प्रोफेशन की बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि सर्विस मोटिव होता है, ठीक है ना। मानते हैं कि आजकल सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बट यहाँ पे वो क्रियाएं आती है जो सर्विस मोटिव से है, जिनका संबंध धन से नहीं होता। बट आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिनका संबंध धन से होता है। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। देन क्या पढ़ा अभी हमने स्टार्टिंग में? सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थशास्त्र की डेफिनेशन होने का, वो ब्रांच है सोशल साइंस की, यानी ये मानवीय व्यवहार का विज्ञान होता है, ठीक है। ये मानवीय व्यवहार का विज्ञान होता है जो क्या कहता है, जो कह रहा है कि दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करो, यानी वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव क्रियाओं में इस प्रकार से यूज करो उनका कि उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। फिर हमने पढ़ा इसकी दो ब्रांचेस होती है, दो शाखाएं होती है, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। फिर मैंने कहा उसमें जो आर्थिक क्रियाएं, जो वर्ड आ रहा है बार बार, जो है वो है क्या? मैंने कहा क्रियाएं देखो दो तरह की होती है, आर्थिक और अनार्थिक। अनार्थिक को गैर आर्थिक क्रिया भी बोलते हैं। आर्थिक क्रिया वो क्रिया होगी जो धन से संबंधित है, जिनका संबंध धन से होता है, वो आर्थिक क्रिया होगी। जिनका संबंध धन से हो रहा है, जिनका संबंध धन से नहीं होता वो अनार्थिक क्रिया होता है। यहाँ पे सर्विस मोटिव आता है, यानी सेवाएं टाइप की चीजें आती है। जबकि यहाँ पे क्या है कि दुर्लभ संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करो कि आप अपनी लाभ या जो है सेटिस्फेक्शन सबको अधिकतम कर सको। इसमें उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, यानी इस टाइप की एक्सचेंज यानी और भी चीजें आ सकती है। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ मैंने 4 चीजें लिख दी है, यहाँ पे सर्विस मोटिव बता दिया। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ते चले जाओ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी आपका सॉरी कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि ये पोर्शन समझ नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगली वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं उसको एक बार रिपीट कर दूंगा। तो मैं मेन मोटिव यही है, आप प्लीज समष्टि अर्थशास्त्र को अच्छे से पढ़ो। ये BA BCom, ठीक है, और आपके जो है 11 12 लेवल जो भी लेवल है उसमें काफी काम आने वाला है। मैं सारा पढ़ाऊंगा, इसलिए आप पढ़ते चले जाओ। ये मत देखो कि ये टॉपिक क्या नाम है, चैप्टर वाइज चैप्टर है ही नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगा पूरे सब चैप्टर वाइज ही कराऊंगा तरीके से, ठीक है। कुछ चैप्टर को मैं मर्ज भी कर दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर देते हैं, अगला पार्ट बनाएंगे, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।